जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कल बिहार दौरे पर आने से पहले पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच फर्क बताया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में विशेषकर नए वोटर जिनका उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़े। चुनाव से संबंधित फीडबैक लेने के बाद पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नए लोगों को जंगल राज के बारे में बताना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार वोट देने वालों ने जंगल राज नहीं देखा है तो उनको समझाएं कैसे जंगल राज में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। एनडीए के कार्यकर्ता 2 दशक पहले की स्थिति लोगों को बताएं। पार्टी के पुराने लोगों से कहें कि वे अपने अनुभव युवाओं को बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ उसे भी बताया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी चुनाव में जंगल राज का जिक्र कर रही है। पिछले महीने 6 मार्च को बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी ने बेतिया दौरे के दरमियान भी जंगल राज के जरिए आरजेडी और लालू परिवार को घेरने की कोशिश की थी। तो एक बार फिर से पीएम मोदी ने यह टास्क दे दिया है बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को। आपको बता दें, कल 4 अप्रैल को पीएम मोदी जमुई आ रहे हैं जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी कल वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से जुटे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो बूथ है, बूथ लेवल पर मजबूती बनाई जाए और इसीलिए पीएम मोदी ने टास्क दिया है। तो पीएम मोदी के जंगल राज की याद दिलाने वाले मंत्र पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां इसका स्वागत किया है तो वहीं आरजेडी ने प्रधानमंत्री के मंत्र पर सवाल खड़ा कर निशाना साधा है। माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। बिहार ने तो वो दौर भी देखा है जब औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और विकास योजनाओं का प्रभाव दिखने लगा। मेरी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह है कि हर क्षेत्र में एनडीए के सब साथी मिलकर के काम करें। जो भी एनडीए के छोटे मोटे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर बूथ लेवल पर सब मिलकर के काम करें। और कार्यकर्ताओं को सलाह है कि लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें 2 दशक पहले के जो हालात थे उसका विस्तार से वर्णन करके याद कराना चाहिए। वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है। हर तरफ जंगल राज था। अपराधियों के आतंक के कारण शाम ढलते ही सड़कें सुनी हो जाती थी।
सड़कें ऐसी थी कि पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। वैकेंसी निकलने के पहले ही सारे पदों पर बोली लग जाती थी। नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है, तभी वे सही जनप्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अगर यह टास्क दिया कि वे युवा पीढ़ी और अन्य लोगों को जंगल राज के अनुभवों को याद दिलाएं, तो इसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वह इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग अच्छे बुरे की पहचान कर सके, यह तय कर सके कि किसे वोट देने से उनके क्षेत्र और बिहार का हित होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए यह बताया कि नीतीश राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे, रात के अंधेरे में तो निकलना असंभव ही था। तो स्वाभाविक है, पुरानी पीढ़ी के लोगों से अनुरोध किया है कि आप नई पीढ़ी को बताइए कि नीतीश राज में क्या बदलाव हुआ है। यही चुनावी टिप्स है। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 मैंने जो वादा किया था बेरोजगारों को साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। ये अब जुमला साबित हो गया। तो ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हमने देश की जनता के साथ ठगी का काम किया है, जनता ये देख रही है। इसलिए आप जितना भी बोल लीजिए, इस बार आप जाने वाले हैं, आप 200 के अंदर में आपका सीट एनडीए में आने वाली है। तो जंगल राज की बात आखिर क्यों कही जा रही है, अब आप इसे समझिए। बीजेपी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज बताती है। 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो बिहार का दौर रहा, उसे बीजेपी जंगल राज कहती है। बीजेपी लालू राबड़ी राज में अपराध का जिक्र करती है। बीजेपी अपहरण और रेप की घटना की याद लोगों को दिलाती है। बीजेपी हत्या, लूट और डकैती की घटना की याद भी लोगों को दिलाती है। और पहली बार जंगल राज का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि बीजेपी बार बार जंगल राज का जिक्र करती रही है। बीजेपी हर चुनाव में जंगल राज के बारे में लोगों को बताती भी है। चुनावी रैलियों में भी जंगल राज की चर्चा की जाती है। डर की राजनीति के तौर पर जंगल राज का प्रयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इन सब के साथ पीएम मोदी जंगल राज की याद दिलाने को कह रहे हैं युवाओं को। जंगल राज के जरिए वोटरों को साधने की ये रणनीति है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी चाहती है कि जितने युवा वोटर हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। तो बिहार में लगभग 7 करोड़ 64 लाख मतदाता हैं। बिहार में करीब 9,26,000 नए मतदाता हैं। 18 से 19 साल वाले 9,26,000 मतदाता हैं। ये वो मतदाता हैं जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है। तो 20 से 29 साल वालों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं। ये वो मतदाता हैं जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ है। ये वैसे मतदाता हैं जिन्हें लालू राबड़ी राज का अनुभव नहीं है। तो बीजेपी नए मतदाताओं को जंगल राज के बारे में बताना चाहती है और बीजेपी जंगल राज का अनुभव कराना चाहती है। बीजेपी नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है। पीएम मोदी हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने को बोल चुके हैं। तो बिहार में लगभग 77,000 से ज्यादा बूथ है। तो बीजेपी 2-2.5 करोड़ नए मतदाता को अपने साथ जोड़ना चाह रही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह टास्क दिया है कि जितने नए वोटर हैं इस बार, जो नए मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उन्हें यह बताया जाए कि जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बिहार में राज था तो किस तरीके से जंगल राज बना हुआ था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे बिहार आगे बढ़ा है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया।
और सारण सीट से एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने सारण के औद्योगिक बदहाली के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया है। मढ़ौरा के बंद चीनी मिल पर सवालों के घेरे में आए राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने इन मिलों को बंद करवाया था। उन्होंने कहा कि छपरा हाजीपुर 4 लेन सड़क निर्माण में देरी के लिए भी लालू प्रसाद ही जिम्मेदार है। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। सारण सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की खबर के बाद से ये सीट एनडीए के लिए महत्वपूर्ण सीट बन गई है। राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में राजभवन में एनडीए के नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है। भोजपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 मार्च को ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी की आत्महत्या का मामला सामने आया था। सूत्रों के अनुसार इसी मामले में एसओपी के उल्लंघन के आरोप में भोजपुर डीएम और एसपी को निर्वाचन आयोग ने हटाने का निर्देश दिया था। अब निर्वाचन आयोग ने संबंधित एसएचओ और डीएसपी को निलंबित करने का निर्देश दे दिया है। एसएचओ और डीएसपी के खिलाफ मैक्सिमम पेनल्टी देने का निर्देश दिया गया है। निलंबन के बाद विभागीय कार्यवाही और चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश है। इसको लेकर बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को आदेश भी भेज दिया गया है। और पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या डीएम और एसपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, डीएम और एसपी को हटा दिया है चुनाव आयोग ने, जो फैसला दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, एसएचओ और डीएसपी, इनका लैप्स सामने आया है। क्योंकि जो जवान था उसके बारे में बताया जा रहा था कि उसने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई और बाद में ये बात सामने आई कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो इस पूरे मामले में वायलेशन माना है चुनाव आयोग ने और एक एसओपी जारी किया गया था, माफ कीजिएगा, अगस्त 2023 में स्ट्रांग रूम और ईवीएम मशीन को लेकर। तो उस एसओपी का वायलेशन हुआ है। तो पूरे मामले में अब निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मैक्सिमम पेनाल्टी की भी बात कही गई है और कहा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट फाइल किया जाए, इनके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही है वो चलाई जाए। और निश्चित तौर पर अब नया इंस्ट्रक्शन जो कहा है चुनाव आयोग ने कि वहां पर 24/7 राज्य सरकार के जो पुलिस बल है उसका एक सेक्शन फोर्स जो है वो तैनात होना चाहिए और तमाम तरह के जो एसओपी चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं उसका वो फॉलो करना चाहिए। इस तरह का आदेश चुनाव आयोग ने भेज दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को और आज राज्य सरकार तक ये आदेश पहुंच जाएगा। उसके बाद देखना होगा किस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर होती है। शिप्रा, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, पटना के कंकड़बाग की हाउसिंग कॉलोनी से रिटायर्ड चीफ मैनेजर दीपेंद्र नाथ सहाय के घर डकैती हुई है। डकैतों ने घर से 2 लाख कैश और 5 लाख से अधिक के गहनों की चोरी कर ली है। डकैतों ने बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। साथ ही रिटायर्ड मैनेजर के साथ मारपीट कर उन्हें भी घायल कर दिया है। घटना हुई थी कि हम लोग 3 लोग बैठ कर के मैच देख रहे थे और मैच देखते के दौरान अचानक 4 लोग आए और 4 लोग आकर के तुरंत मतलब चाकू भिड़ा दिए और भिड़ाए जैसे ही वैसे अंकल छटपटाए तो उनका हाथ कट गया। तो वो लोग पैसा का डिमांड कर रहा था और मतलब नहीं दे पाने के कारण वो लोग मारा और बाकी जो घर का सामान था सारा लेकर के चला गया।
जमुई के चकाई विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 नहीं बल्कि 450 सीट पर चुनाव जीतेगी। 4 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा को लेकर सुमित कुमार सिंह ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भीड़ जुटी थी उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। चिराग पासवान से किसी तरह का राजनीतिक खटपट नहीं, दोस्ती की बात कहते हुए मंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान जिस तरह से सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाए थे उसी तरह इस बार भी जमुई सीट से चिराग पासवान के बहनोई एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार भारती उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इस बार जो लोकसभा हो रहा है उसमें हम लोगों की तैयारी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है अब की बार 400 पार, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जिस तरह बजरंगबली को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको एहसास कराया जाता था। हमें लगता है कि इस बार वो 400 नहीं 450 पार होंगे। दरभंगा में बीजेपी नेता और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मंत्री हरि सहनी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि अब बिहार में जात पात पर वोट नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट जनता देती है और यही कारण है कि हम 400 पार और बिहार में 40 सीट के साथ चुनाव जीतेंगे। दरभंगा सीट से 4 लाख से ज्यादा मतों से दर्ज कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा भी किया और उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन बना है तब से कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा, ये प्रारंभ है। अब लोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए साथ में आएंगे तो ऐसा ही होगा। तो हरि सहनी ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया है कि एनडीए 400 पार सीट जो है पूरे देश में इस बार लोकसभा चुनाव में जीतकर आने वाली है और ऐसे में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का भी दिख रहा है और वो इसी बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि 400 सीट जो है वो जीत दर्ज की जाए। महागठबंधन का स्थिति अभी ऐसा है, ये क्यों सोचते हैं? जिस समय से गठबंधन बना उस समय से क्या आप देख रहे हैं कि कुछ इधर गिरे कुछ इधर गिरे, उधर छटक के उधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, तो ये तो प्रारंभ से ही है। और जहाँ स्वयं के लिए जिएगा लोग, अपने कुर्सी के सुरक्षा के लिए जिएगा तो ऐसा ही होगा। जब देश के हित के लिए, देश का रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा का चाहत लेके यदि वो पार्टी में काम करेगा तो पार्टी का जो निर्णय होगा हृदय से उसे वो स्वीकार। गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अजय निषाद के कांग्रेस में शामिल होने पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है। अजय निषाद ने पार्टी छोड़कर आत्मघाती कदम उठाया है। बीजेपी हमारी मां के रूप में है और पार्टी के साथ जो विश्वासघात करता है जनता उसे बिल्कुल नहीं मानती। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अजय निषाद ने अच्छा कदम नहीं उठाया। साथ ही अजय निषाद को कांग्रेस में शामिल होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी उनको शुभकामनाएं देती है कि वो कहीं भी रहें, अच्छे से रहें। और उपस्थित प्रेस, तो पार्टी हमारी मां के रूप में है और पार्टी के साथ जो विश्वासघात करते हैं कतई जनता उनको नकार देती है और उनको भारी पछतावा करना पड़ता है। यह अजय निषाद जी जो कदम उठाए हैं उनका कदम गलत है। कटिहार में भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर अंचल अधिकारी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक विधायक निजी गाड़ी में पार्टी का झंडा और विधायक बलरामपुर विधानसभा के पट्टी लगाकर घूम रहे थे। इसी को लेकर भाकपा माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर विधायक महबूब आलम पर मामला दर्ज किया गया है। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बताया ये जा रहा है कि अंचलाधिकारी के बयान पर सहायक थाना में यह मामला दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ, क्या है तब? कटिहार के सदर अंचलाधिकारी के द्वारा एक आवेदन सहायक थाना में दिया गया है तथा कुछ साक्ष्य फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसपे विधायक बलरामपुर का नेम प्लेट लगा हुआ और किसी राजनीतिक दल का झंडा लगा हुआ पाया गया है। उसी के निमित्त हम लोगों के द्वारा FIR दर्ज किया गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विधायक अपने गाड़ी में पार्टी का झंडा और जो विधायक का पट है वो लगाकर घूम रहे थे। इसी को लेकर सहायक थाना में मामला दर्ज किया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, आग लगने से 12 घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना सकरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक एक करके 12 घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में 12 घर आ गए, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी बिहार में दमखम दिखाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का बिहार में तूफानी दौरा शुरू होने वाला है। पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जबकि 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी विरोधियों पर हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री के आने से एनडीए की सहयोगी पार्टियों का जोश भी हाई है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी 4 अप्रैल को सबसे पहले जमुई में बड़ी सभा करने वाले हैं। यहां से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से चिराग के बहनोई अरुण भारती महागठबंधन के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर चिराग पासवान उत्साहित हैं। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की। जमुई दौरे के 3 दिन बाद ही यानी 7 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आएंगे और नवादा में चुनावी सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, जिससे एनडीए नेताओं का जोश बेहद हाई है। आपका स्वागत करने का काम करते हैं। सिनेरियो तो साफ है, कंफ्यूजन किसको है सो हमको नहीं समझ में आता है। किसी को भ्रम में रहने की जरूरत थोड़े, मामला क्लियर है। पीएम मोदी का दौरा विरोधियों के लिए बड़ा मैसेज है कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में एकजुटता है। बीजेपी अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 सीट के दावे को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।